हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम बात करेंगे आज आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके पास डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर्स एंड गैंट्री गर्डर्स के बारे में। प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी सवालों का जवाब हम उसी तरह से कवर करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में कवर किया है। अगर हम बात करते हैं, इससे प्रीवियस में हमने डिजाइन ऑफ बीम्स के दोनों ही पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उस पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर। प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर्स के यहाँ पर हम दो सेशंस लेंगे, जिसमें से मैं आज बात करूंगा अपने फर्स्ट सेशंस की। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हालांकि यहाँ पर बात की जाए प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर की, इस क्वेश्चन से पहले हमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके पास इंट्रोडक्टिव पार्ट्स रहता है वो कहीं ना कहीं वहां से इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू पैनल्स भी आपका वहां पर कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैंट्री गर्डर्स आर डिजाइन टू रजिस्ट। सबसे पहले तो हमें ये चीज जानना है कि सर गैंट्री गर्डर होता क्या है। क्लियर है? तो सारे पॉइंट्स आपके वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गैंट्री गर्डर्स की, तो गैंट्री गर्डर्स क्या होता है सर? आपके पास लेटरली अनसपोर्टेड बीम होता है। क्या होता है सर? ये आपके पास लेटरली अनसपोर्टेड बीम। पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या होता है सर? आपके पास लेटरली अनसपोर्टेड बीम होता है, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। दूसरा जो सवाल बनता है कि जो हमारे पास सर गैंट्री गर्डर होता है वो किसके अंडर आता है? सर टेंशन मेंबर्स के अंदर आता है, या कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर आता है, या आपका फ्लेक्सुरल मेंबर के अंदर आता है? तो जहां पे भी आपको बीम वर्ड दिखाई दे, तो इसका मतलब जो हम बात करेंगे सर आपके गैंट्री गर्डर की, तो इट इज द अंडर ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर। तो ये कैसा मेंबर है सर? हमारे पास एक प्रकार का फ्लेक्सुरल मेंबर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्लियर है? सेकंड पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया है। अब जब ये फ्लेक्सुरल मेंबर है तो यहाँ पे आपका प्लेट गर्डर हो या गैंट्री गर्डर हो, विच सेक्शन इज सुटेबल? तो यहाँ पे आई सेक्शन क्या रहता है आपका? मोस्ट सुटेबल रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा सर, मोस्ट सुटेबल सेक्शन। मोस्ट सुटेबल सेक्शन जो यहाँ पे रहेगा आपके पास, वो रहेगा सर आई सेक्शन। और आई सेक्शन में आप सभी जानते हैं कि सर दो फ्लैंज होते हैं और एक आपका वेब होता है। तो गैंट्री गर्डर्स के डिजाइन से पहले आपको यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहला कि सर गैंट्री गर्डर क्या है? लेटरली अनसपोर्टेड बीम है, जो एक प्रकार का फ्लेक्सुरल मेंबर है। यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल सेक्शन हमारा यूज किया जाता है उसको हम एज ए आई सेक्शन लेते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लोड्स की, किसकी बात करते हैं सर? लोड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप्स के लोड वेरी करते हैं। सर कौन कौन से होते हैं जरा बताइएगा। पहले दो लोड्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम तीसरा लोड भी देखेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आपके पास कौन से सर? वर्टिकल लोड की बात की जाती है। कौन से सर? वर्टिकल लोड की बात की जाती है। वर्टिकल लोड के बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड आता है सर आपके पास लेटरल लोड आता है। कौन सा आता है सर? लेटरल लोड्स आते हैं। और अगर मैं थर्ड लोड की बात करता हूं तो थर्ड रहता है सर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है सर आपके पास? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये हमने तीनों ही लोड आपके क्या कर दिया है? डिस्कस कर दिए हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो आप इन तीनों ही लोड्स के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। और यही बोला है कि गैंट्री गर्डर्स आर डिजाइन टू रजिस्ट। किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं सर? हम वेरियस टाइप्स के लोड्स के लिए करते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वर्टिकल लोड, तो वर्टिकल लोड्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज ड्यू टू अकर्स। किसके कारण होता है सर? इसको हम एज ए ग्रेविटी लोड कंसीडर कर सकते हैं। कौन सा सर? ग्रेविटी लोड। बट जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स अकर्स कब होता है? जब आपका मूवमेंट ऑफ क्रेन आता है। क्रेन की बात कर ली जाए या मूविंग कार की बात कर ली जाए। मूविंग कार। क्लियर है? बिल्कुल सही। बट जब हम बात करते हैं लेटर लोड्स की, तो लेटर लोड्स में क्या रहता है आपके पास सर? लोडिंग एंड अनलोडिंग कंडीशंस रहती है कि जब आप क्या कर रहे हो, वहां पे लोड कर रहे हो अपनी क्रेन्स को, या अनलोडिंग। क्लियर है? या फिर हो सकता है एंड मूविंग क्रेन, कि जब आपका क्या कर रहा है गैंट्री गर्डर्स के ऊपर आपका क्रेन मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशंस में क्या आएगा सर? आपके पास मूवमेंट आएगा।
तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ क्रेन लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है जो आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। सर कौन कौन से वर्टिकल लोड्स को हम एज ए ग्रेविटी लोड कंसीडर करते हैं? लेटरल लोड्स में आपका लोडिंग, अनलोडिंग एंड मूवमेंट ऑफ क्रेन आता है। जबकि बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लोड्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल लोड्स में आपका मूवमेंट ऑफ क्रेन या हम मूविंग कार वगैरह बोल सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो लेटरल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया और वर्टिकल, यानी कि तीनों ही लोड आपके रजिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास सारे के सारे डाटाज वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेवेंट डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं से आपको ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चंस के साथ साथ आपके अगर मैं टोटल पॉइंट्स बताना हूँ, आपके पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, यानी कि एक क्वेश्चन से हमारे पास मोर देन 5+ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं से हमारा कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो रहा है और हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो रही है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनरल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज केप्ट, कि जो जनरल डेप्थ होती है प्लेट गर्डर की वो कितनी होती है ऑफ दिस स्पैन। अगर हम बात करते हैं जनरल डेप्थ, पहला पॉइंट बनना स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारी बुक में इसका आंसर दिया है 1/8 to 1/10 ऑफ दी स्पैन। बहुत सारी बुक में लिखा है सर 1/8 से लेकर आपके पास 1/12 ऑफ दी स्पैन तक वेरी करता है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है क्या सर इसका आंसर बी क्लिक किया जाए या सर सी क्लिक किया जाए या डी क्लिक किया जाए। अगर हम बात करते हैं इन जर्नल्स की, तो इन जर्नल्स में जो आपके पास प्लेट गर्डर का जो स्पैन रहता है वो कितना रहता है सर, वो रहता है आपके पास स्पैन बाई 10 से लेकर स्पैन बाई 12 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, कितना रहता है सर, स्पैन बाई 10 टू स्पैन बाई 12 रहता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब यहां पे मैंने आपको एक टर्म बताया था इकोनॉमिकल, देखिएगा हमने किसकी बात की थी सर, इकोनॉमिकल कल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्लेट गर्डर के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यहां से ये भी पूछा जाता है कि सर इसको इकोनॉमिकल किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, सर कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है या वेट के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो इस किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है सर, वेट के। तो इसका मतलब हुआ कि वेट ऑफ प्लेट गर्डर क्या होना चाहिए आपके पास, प्लेट गर्डर इज मिनिमम। ठीक है, अगर मिनिमम होगा तभी हम उसको रिस्पेक्ट में क्या निकाल पाएंगे सर, आपका वेट मतलब इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर निकाल पाएंगे। और जो इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर होगा, तो इफ अगर हमारे पास क्या है, इफ रिवेटेड कनेक्शन हो, कौन सा सर, रिवेटेड कनेक्शन हो, या फिर क्या हो सर, बोल्टेड कनेक्शन हो, बोल्टेड कनेक्शन हो, तो उसके रिस्पेक्ट में देखिएगा। ठीक है, कि आपके पास इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर क्या होगा। तो उस कंडीशंस में मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सर 1.1 टाइम्स रूट एम, एम क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बाय सिग्मा बी परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू थिकनेस ऑफ वेब। तो आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है। तो इसको भी थोड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा कि अगर आपने क्या किया है अपने प्लेट गर्डर्स में या गैंट्री गर्डर्स में रिवेटेड कनेक्शन या बोल्टेड कनेक्शंस किया है, तो उस कंडीशन में जो मेरे पास इकोनॉमिकल डेप्थ बनेगा 1.1 रूट एम बाई सिग्मा बी टी डब्ल्यू। क्लियर है? बट सेकंड केस की अगर बात की जाए, यहाँ पे ये तो फर्स्ट केस हुआ है, सेकंड केस, तो सेकंड केस में बात करेंगे इन वेल्डेड कनेक्शंस की केस में, वेल्डेड कनेक्शंस है अगर, ठीक है, तो वेल्डेड कनेक्शंस के केस में क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे इसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हो जाएगा सर आपके पास 5.3 रूट एम बाई सिग्मा बी इंटू टी डब्ल्यू। क्लियर है? ये याद रखना है। तो ये भी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। यस सर। अब सवाल है सर ऑप्टिमम का। ठीक है, ऑप्टिमम भी आएगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे, बट आप चाहो तो यहीं पे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ऑप्टिमम की बात है, जब हम डिस्कस करेंगे उस तरह का क्वेश्चन तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इफ अगर हमारे पास क्या हुआ सर, इकोनॉमिकल डेप्थ डी हमारे पास लेस देन 750 mm हुआ, तो उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, और डेप्थ अगर हमारे पास 750 और 750 से mm से ज्यादा हो तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। अगर आपके पास इकोनॉमिकल डेप्थ 750 mm से कम है तो उसको हम सर शैलो क्या बोलेंगे, शैलो प्लेट गार्डर बोलेंगे। ये ध्यान रखना है, सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से।
और अगर सर आपकी डेप्थ 750 और 750 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाएगा सर, डीप प्लेट गर्डर बोला जाएगा, गर्डर बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लीजिएगा। तो यहाँ से अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया है, बट क्वेश्चंस के अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि इफ d is the distance between flange angles, a plate girder vertical stiffness are provided at a distance not greater than। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं हम, आई सेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो आई सेक्शन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम आई सेक्शंस बनाते हैं तो आई सेक्शन में दो फ्लैंज होते हैं और एक आपका वेब होता है। अब जो वेब होता है, वेब के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या आती है सर, बकलिंग में फेल होने के चांसेस देते हैं। उसे बकलिंग में हमें क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वहां पे हम एडिशनल मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं। उन एडिशनल मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं डियर, आपका स्टिफनर्स बोलते हैं। अब स्टिफनर्स के लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर डेप्थ टू थिकनेस ऑफ द वेब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा कि हम क्या करना पड़ेगा, टू स्पेसिफाइड दी डेप्थ टू थिकनेस ऑफ दी वेब को क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। इफ इसमें केसेस आएंगे अलग अलग, जो देखिएगा कि अगर हमारे पास d1 बाय थिकनेस ऑफ वेब क्या हो सर, लेस देन 85 एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन में कांस्टेंट ले रहा हूं 85 हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, नो स्टिफनर्स रिक्वायर्ड, कोई स्टिफनर्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो आप लिखिएगा नो स्टिफनर। क्लियर है? बिल्कुल सही। सेकंड केस आता है आपके पास, इसी के अंदर सेकंड लिखता हूं कि अगर मेरे पास सर d1 बाई tw क्या हो जाए, ग्रेटर देन 85 हो जाए, तो उस कंडीशंस में क्या रहेगा सर हमारे पास, तो उस कंडीशन में हम वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। कौन से सर, वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? और आता है आपका नेक्स्ट कि अगर हमारे पास इसको d2 कर दो, तो d2 बाई थिकनेस ऑफ वेब क्या हो जाए सर, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, 200 हो जाए, तो उस कंडीशंस में भी क्या करेंगे हम, उस कंडीशंस में भी हम इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। कौन से सर, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये आप क्या है, वेरी गुड, 3 पॉइंट्स हो गए आपका। अब आता है फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में भी हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास d2 बाय थिकनेस ऑफ वेब लेस देन इक्वल टू 250 mm हो, सॉरी 250 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्टिफनर्स तो आप प्रोवाइड करोगे ही करें, वर्टिकल स्टिफनर्स विद horizontal stiffeners required, horizontal stiffeners required। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमने बोला है कि अगर क्या करना है आपको, बकलिंग से बचना है, तो उसके लिए डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब को आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। अगर सर आपका d1 बाई tw मतलब डेप्थ ऑफ वेब टू बाई थिकनेस ऑफ वेब अगर हमारे पास लेस देन क्या हुआ सर 85 हुआ, तो हम उस समय कोई स्टिफनर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। और अगर सर 85 से ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में हम वर्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर सर लेस देन इक्वल 200 हुआ तो उस केस में हम इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर सर लेस देन इक्वल 250 हुआ तो वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर सर हमारे पास 85 और सर 200 के बीच में हुआ तो इसका मतलब क्या है, हम वहां पर इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। तो देखिएगा बिल्कुल, तो यहां पे आता है कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगा, मैक्सिमम स्पेसिंग ये पूछा जा रहा है आपसे आज, और एक पूछ सकते हैं मिनिमम स्पेसिंग। मिनिमम स्पेसिंग, जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डी से कम नहीं होना चाहिए, और मिनिमम स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन 0.33 डी, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो सवाल तो यही था, बट यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन था जो IS 800 1984 के मुताबिक वो भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि d but not less than 0.20 d, 1.5 टाइम d but not less than 0.3 d,
देखिएगा 1.25 होगा नहीं, 2.5 भी नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता सर, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। उसने बोला है कि ग्रेटर देन 1.5, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डी। और किससे कम नहीं होना चाहिए सर, 0.33 डी से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लैंज प्लेट, 2 फ्लैंज प्लेट है। देखिएगा एक आपके पास फ्लैंज प्लेट दे दी गई है और दूसरी हमारे पास वेब प्लेट दे दी गई है। देखिएगा यहाँ पे एक दे दिया गया है सर हमारे पास फ्लैंज प्लेट दे दी गई है, ठीक है। अगर उसका हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है सर, 350 mm इंटू 16 mm दे दिया गया है। क्लियर है। और दूसरा दिया गया है आपके पास फ्लैंज प्लेट की जगह क्या दिया गया है, दूसरा सर आपके पास वेब प्लेट दे दिया गया है। क्या दे दिया है सर, वेब प्लेट। अब जब वेब प्लेट की बात की जा रही है तो इस कंडीशन में भी आपको क्रॉस सेक्शन दिया गया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया गया है सर हमारे पास, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन दिया है आपके पास वो 1000 mm इंटू 6 mm कुछ ये दिया गया है। और बोला है नो स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर, इंटरमीडिएट स्टिफनर, वर्टिकल स्टिफनर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिफनर, टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिफनर्स to satisfy the depth to thickness of web ratio, इनको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। तभी मैंने आपको प्रीवियस में ये लाइंस लिखाई गई है। कंडीशंस क्या थी, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं डेप्थ टू थिकनेस ऑफ दी वेब की, तो यहाँ पर सर हमारे पास डेप्थ ऑफ वेब कितना दिया गया है सर, 1000 mm दिया गया है। तो यहाँ पे कीजिएगा सर 1000 mm। और अगर मैं बात करता हूं थिकनेस ऑफ वेब, वेब का ही डेप्थ आएगी और सर वेब का ही आपकी थिकनेस आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 mm। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 166.67 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बात की जाए डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब क्या है सर मेरे पास, ये आ गया है 166.67। तो यहाँ पे मेरा कोडल प्रोविजन क्या बोलता है, IS 800 1984, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब क्या हो, मोर देन 85 हो, और डेप्थ ऑफ थिकनेस ऑफ दी वेब क्या हो, लेस देन इक्वल टू 200 हो। ये दोनों ही कंडीशंस में हम क्या करते हैं सर, आपका वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। कौन सा सर, अब देखिएगा आज वैल्यू आ रही है 166.67, तो अगर तो आपके पास 85 से ज्यादा हो तो इस कंडीशन में हमारे पास वर्टिकल आएगा, ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर्स आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सर 200 और 200 से कम हो तो वैल्यू उस समय कौन सा करेंगे, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो आपको क्या रखने हैं, यहाँ पर याद रखने हैं। देखिएगा यहाँ पे 85 से ज्यादा होगा तो वर्टिकल करेंगे, 200 और 200 से कम होगा तो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है, यस सर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिएगा ये टेबुलर फॉर्म में है, स्टिफनर से ही ज्यादा सवाल आपके क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। थर्ड हो गया आपके पास, फोर्थ भी हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि when gantry girders carrying a moving load of 6000 mm span then deflection। देखिएगा यहाँ पे क्या दे दिया है, लोड दे दिया गया है, लोड नहीं सॉरी स्पैन दे दिया गया है। स्पैन कितना दे दिया है सर मेरे पास, यहाँ पर 6000 mm दे दिया गया है। आपको क्या बताना है, आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन को डेल्टा लिख रहा हूं किसका सर, मूविंग लोड के लिए, मूविंग लोड के लिए। तो मूविंग लोड के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या होता है सर आपके पास, सर ये होता है सर स्पैन बाई 60 होता है, सॉरी 600 होता है, कुछ यही होता है। तो यहां से अगर मैं मूविंग लोड के लिए देखना चाहूं
तो मूविंग लोड के लिए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 10 कितना है सर 6000 है, डिवाइडेड बाय 600 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया सर आपके पास 10 mm आ गया है। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो डेल्टा मूविंग जो लोड के लिए आया वो आपके पास कितना आया सर, वो हमारे पास 10 mm आ गया है। तो देखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं आपको टेबल दिखाना चाहूंगा इसका, अगर आप उस टेबल से वैल्यूज याद रखते हैं तो आपका काम बन सकता है। क्लियर है, क्योंकि भाई आप टेबल तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से मोस्टली सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, इसमें देखिएगा क्या बोला गया, पहले बोला गया आपके पास टाइप्स ऑफ गैंटी गर्डर और उसके बाद उनकी परमिसिबल डिफ्लेक्शंस की बात की जा रही है कि व्हेन क्रेन आर मैनुअली ऑपरेटेड। देखिएगा कि जब आपके क्रेन क्या है मैनुअली ऑपरेटेड है तो उस कंडीशन में होगा सर स्पैन बाई 500। सेकंड बोल रहा है व्हेन क्रेन्स आर ट्रेवलिंग ओवरहेड एंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली अप टू 500 किलो न्यूटन। 500 किलो न्यूटन का मतलब हमारे पास हो गया यहाँ पर 50 टन की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में कितना होगा सर L बाई 750। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन क्रेन्स आर ट्रेवलिंग ओवरहेड एंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली ओवर 500 किलो न्यूटन। ओवर का मतलब वो क्या हो गया यहाँ पे एक्सीड कर रहा है यानी कि 50 टन से, तो उस कंडीशंस में क्या होगी सर आपके पास L बाई 1000। अदर मूविंग लोड सच एज चार्जिंग कार एक्सेट्रा, तो उस कंडीशन में कितनी होगी सर L बाई 600। तो स्पैन बाई 600 का मतलब हुआ आपके पास L बाई 600। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर बनना चाहिए वो आपके पास बी बनना चाहिए। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इन ए प्लेट गर्डर डैश आर प्रोवाइडेड अलोंग द स्पैन लेंथ, इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ thereby increase the web resistance, shear and moment combination। देखिएगा अगर यहाँ पे क्या करना है वेब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, इंक्रीज द वेब रेजिस्टेंस, तो इंक्रीज इसको लिखिएगा आप इंक्रीज द वेब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर आपका स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। अब स्टिफनर्स में भी सर हम कौन से स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए सर हम ट्रांसवर्स इंटरमीडिएट स्टिफनर्स कौन से आ जाएंगे सर आपके पास, ट्रांसवर्स इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स इंटरमीडिएट स्टिफनेस। अब जो ट्रांसवर्स इंटरमीडिएट स्टिफनेस होते हैं ये आपके शेयर और बेंडिंग मोमेंट दोनों को रजिस्ट करते हैं। क्लियर है, तो ये क्या है आपके पास, ये जो है वो सर हमारे पास शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों को क्या करते हैं सर आपका रजिस्ट करते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारे पास कि एज पर IS 13920 2016 लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन बीम एट एनी सेक्शन ऑन टॉप और बॉटम फेस शैल बी एट लीस्ट। आपको क्या बताना है यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल स्टील की परसेंटेज बताना है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील की जो आपके पास परसेंटेज होगी टॉप ऑफ दी फेस, वो आपके पास कम से कम कितनी होनी चाहिए सर, 1/4 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना सर, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब है सर 25%। क्लियर है, और अगर मैं बात करता हूं सर आपके पास मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील की, किसकी सर, लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील की। ठीक है, एनी फेस ऑफ दी कॉलम, एनी फेस किसी भी फेस की बात की जाए, और टॉप भी हो सकता है बॉटम भी हो सकता है, जिसको रो मिनिमम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा सर 0.24 रूट FC के बाय क्या हो जाएगा सर आपका FY हो जाएगा। तो आप ये वाला रिलेशंस लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 के मुताबिक। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो आपको ये चीज तो क्लियर ही होगी कि कम से कम कितना होना चाहिए सर, 25% होना चाहिए। और मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो रहता है आपके पास वो कितना रहता है सर, 0.24 FC के रूट FC के बाई FY रहता है। क्लियर है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपके पास कि एज पर IS 800 2007 इन द डिजाइन ऑफ बीम्स प्लेट गर्डर व्हेन वेब ऑफ नंबर्स। लिस्ट 1 में आपके पास वेरियस टाइप्स के स्टिफनर्स दे दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनके फंक्शन दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर्स, तो जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टिफनर्स होते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके वेब में बकलिंग ना आए, टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग। क्लियर है? तो देखिएगा इससे रिलेटेड आपको दिख रहा होगा, इंप्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्लेंडर वेब ड्यू टू शेयर। बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बी का क्या हो गया सर आपके पास 2 हो गया है। तो बी का 2 कहाँ पे है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अब जब एक ही ऑप्शन में है तो आपको तो सारे के सारे आंसर मिल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। बट हम सी भी देखते हैं। सी है आपके पास लोड कैरिंग स्टिफनेस। अब जो लोड कैरिंग स्टिफनेस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे एक बार फिर से मैं डिस्कस करवा देता हूँ कि आपके पास फ्लैंज है और ये हमारे पास सर वेब है। क्लियर है? और ये सर यहाँ पर फ्लैंज है। तो नीचे से तो क्या लग रहा होगा सर आपका सपोर्ट रिएक्शंस लग रहा होगा, और ऊपर से क्या आ रहा होगा सर, लोड आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है सर मेरे पास सपोर्ट रिएक्शन है। ठीक है, और यहां से कौन सा लोड लग रहा है आपके पास सर, पॉइंट लोड। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि पॉइंट लोड और सपोर्ट रिएक्शन को हम एज ए कंसंट्रेटेड लोड में काउंट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा सर, आपका मेंबर थोड़ा सा क्रिपलिंग करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरह से क्रिपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या आएगी, यहाँ पे क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग। तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका वेब क्रिपलिंग बोला जाता है। वेब क्रिपलिंग कहां पे अकर्स होता है, पॉइंट लोड के सर बिलो रहता है और सपोर्ट रिएक्शंस के अबव रहता है। तो लोड कैरिंग स्टिफनेस किससे बचाएगा, प्रिवेंट द लोकल बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोडिंग। यस सर, तो इसका आंसर आ गया सर आपका सी का 3। डी देखते हैं बेरिंग स्टिफनेस। तो बेरिंग स्टिफनेस का यूज हम किसके लिए करते हैं, बेरिंग स्टिफनर देखिएगा प्रिवेंट द लोकल क्रशिंग। बेरिंग मतलब कि जब आपके मेंबर्स किस में फेल होता है, क्रशिंग में फेल होता है। जब मेंबर आपका क्रशिंग में फेल होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं सर, बेरिंग स्टिफनर्स यूज करते हैं। तो देखिएगा डी का 4। ई बचता है डायगोनल स्टिफनर्स। तो डायगोनल स्टिफनर्स का बात यूज कहां करते हैं हम, प्रोवाइडेड द लोकल रेनफोर्समेंट टू वेब अंडर शियर एंड बेरिंग। तो ये आपके पास हो गया। तो यहां से आपका कंसेप्ट सारे टाइप के स्टिफनर्स का क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि इन फोल्डेड प्लेट्स एक्सटर्नल लोड्स आर रजिस्टर्ड बाय 2 एक्शन। जब भी हम फोल्डेड प्लेट की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास नॉर्मली 2 एक्शन एक्ट करते हैं। पहला रहता है प्लेट एक्शन और दूसरा रहता है आपके पास स्लैब एक्शन। स्लैब एक्शन जो हमेशा रजिस्ट करता है वो आपके पास ट्रांसफर बेंडिंग रजिस्ट करता है। और जब हम बात करते हैं सर किसकी, सर आपके प्लेट एक्शन की, तो प्लेट एक्शन में हमेशा आपका लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग रजिस्ट करती है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में बोला कि ट्रांसवर्स बेंडिंग बिटवीन जंक्शन ऑफ द प्लेट इज टर्म्ड एज प्लेट एक्शन, नहीं सर, उसको बोला जाता है स्लैब एक्शंस। नेक्स्ट बोला है कि लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग ऑफ प्लेट इन देयर ऑन प्लेन इज टर्म्ड एज स्लिप एक्शन, नहीं, उसको बोला जाता है सर आपका प्लेट एक्शन। ठीक है, उल्टा है, आपने सिंपल सा रखना है कि प्लेट एक्शंस में क्या होगा, ट्रांसवर्स बेंड आपके लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग होगा, और जबकि स्लैब एक्शंस में हमारे पास ट्रांसवर्स बेंडिंग होगा। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शंस क्या है आपके पास सर, दोनों ही गलत है, तो नाइदर दी वन और नॉर। तो देखिएगा अगर मैं स्लैब एक्शंस की बात करता हूं, स्लैब एक्शन, तो स्लैब एक्शन किसके रिस्पेक्टेड होता है सर, ये आपका ट्रांसवर्स बेंडिंग, ट्रांसवर्स बेंडिंग। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं सर आपके प्लेट एक्शन की, नेक्स्ट लिख लेते हैं हम सर आपका प्लेट एक्शन। अब जो प्लेट एक्शन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके होता है सर, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग, लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग। तो ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं सर, किन से, फोल्डेड प्लेट में स्लैब एक्शंस और आपके पास प्लेट एक्शंस। तो आपका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पे वो आपका डी हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस द डिजाइन विंड वेलोसिटी, डिजाइन विंड वेलोसिटी दे दी, मतलब Vz आपके पास कितना दे दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर, Pz निकालना है। और Pz क्या होता है आपके पास सर, लेस देन इक्वल टू 0.6 Vz, यानी कि आप लिख सकते हैं 0.6 Vz स्क्वायर।
क्लियर है, बिल्कुल सॉल्व करके देखिएगा तो यहाँ पे 0.6 VZ कितना है सर हमारे पास, VZ है सर 20 मल्टीप्लाई बाई 20, सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 4 6 जा 240। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिजाइन किसकी बात कर रहे हैं हम, डिजाइन विंड प्रेशर PZ, वो कितना हो जाएगा सर आपके पास 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सर, डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर क्या होता है, PZ इज इक्वल टू 0.6 VZ का स्क्वायर। VZ बोले तो आपके पास यहाँ पर विंड वेलोसिटी ऑलरेडी दिया गया है, तो डिजाइन प्रेशर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ गया सर, 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए गर्डर, देखिएगा किसकी बात कर रहा है, बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए गर्डर विदाउट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स कैन बी अवॉइडेड विद स्टैंडर्ड नोटेशन। तो अगर जब हम ट्रांसफर स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं, और ट्रांसफर स्टिफनर्स क्या करते हैं, आपके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों को रजिस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 के मुताबिक अगर हम देखते हैं, डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब क्या रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 345 एप्सिलॉन एफ स्क्वायर रहना चाहिए, जहां पे एप्सिलॉन एफ जो रहेगा हमारे पास और रूट 250 बाई FY/F रहेगा, ठीक है, FY/F रहेगा। क्लियर है कुछ इस तरह से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम शेयर फोर्स इन ए गैंट्री गर्डर कैरिंग एन ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन्स अकर, कि मैक्सिमम शेयर फोर्स बताना आपको। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कब आएगा, जब हमारा सर विंड लोड और डेड लोड क्या होगा आपके पास, कमिंग फ्रॉम द गैंट्री गर्डर एंड रेल्स, कि सर मैक्सिमम शेयर फोर्स कब होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स का मतलब वी मैक्स कब अकर्स होगा सर हमारे पास, जब क्या हो रहा होगा सर, आपका विंड लोड का इफेक्ट प्लस आपका डेड लोड का इफेक्ट आ रहा होगा सर किसके ऊपर, आपके गैंट्री गर्डर के ऊपर, गैंट्री गर्डर के ऊपर एंड रेल के ऊपर आ रहा होगा। तो उस कंडीशंस में क्या होगा सर, आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा, पहला पॉइंट सुनिए। और दूसरा हो सकता है ओनली व्हेन क्रेन्स आर रन, दूसरी कंडीशन कब होगा, वी मैक्स आपका तब होगा ओनली एक ही क्रेन मूव, ओनली व्हेन क्रेन्स आर मूविंग, तो उस कंडीशंस में होगा। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रखना है। तो पहला बोला है कि वन ऑफ द व्हील लोड इज एट दी सपोर्ट, बिल्कुल सही, तो ये भी आपका आंसर सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब ओनली वन क्रेन्स क्या कर रही होगी, आपके गैंट्री गर्डर और रेल्स के ऊपर मूव कर रही होगी। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ऑप्टिमम डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि आप इस तरह के क्वेश्चन को चलान कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने बात की थी सबसे पहले इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, कल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर की बात की थी, ठीक है, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था सर, डी से। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया था आपके पास, डी इज इक्वल टू 1.1 रूट एम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सिग्मा बी परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू TW, एक ये था। और दूसरा था सर डी इज इक्वल टू 5.3 टाइम्स रूट एम बाई सिग्मा बी इंटू TW, यही था, बिल्कुल। ये पहले वाला केस कब था, जब सर हमने बात की थी सर आपके रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड और आपके बोल्टेड कनेक्शन। और सेकंड केस कब आएगा, जब सर हमारे पास क्या होगा, वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इसके फैक्टर याद रखना, एक 1.1 से मल्टीप्लाई किया और एक आपने 5.3 से मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ पे आपसे ये दोनों नहीं पूछी है, आपसे पूछी है द ऑप्टिमम, कौन सी पूछी है, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर। तो इस कंडीशंस में क्या होगा देखिएगा, तो इस कंडीशंस में जो होगा स्मॉल d इज इक्वल टू
फॉर्मूले क्या है आपके पास, m मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट k बाई Fy की पावर कितनी हो जाएगी सर हमारे पास 0.33 हो जाएगी। क्लियर है, कुछ ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। अब सर k की वैल्यू क्या है, k है सर हमारे पास डेप्थ ऑफ वेब टू थिकनेस ऑफ दी वेब है। क्लियर है, तो ये चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं सर इस डी की, तो इस डी को मैं डी डैश लिख सकता हूँ, ऑप्टिमम डेप्थ। तो देखिएगा ये कोई भी आपका ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं आप, चलान कर सकते हैं। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द कनेक्शन ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस टू द वेब ऑफ प्लेट गर्डर्स आर डिजाइन। वेब की बात की जा रही है, और वेब हमेशा किसके लिए डिजाइन किया जाता है, शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए। अब जब शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है तो वहां पे क्या स्पेसिफाइड करना पड़ता है सर, डेप्थ टू थिकनेस ऑफ दी वेब स्पेसिफाइड करना पड़ता है। तो इसने पहला ऑप्शन तो मूवमेंट से रिलेट बात किया है, तो सर मूवमेंट वाला तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कीजिएगा, तो ये भी हो गया है। बचते कौन से आपका बी और सी, शेयर फोर्स के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। टी डब्ल्यू क्या है आपके पास, वेब थिकनेस है, और बी एस क्या है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग विड्थ है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा मेरे पास सी आंसर। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास, टी डब्ल्यू स्क्वायर बाई 5 टाइम्स ऑफ बी एस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द इफेक्टिव फ्लैंज एरिया इन टेंशन। इफेक्टिव फ्लैंज एरिया बताना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफेक्टिव फ्लैंज एरिया, और इफेक्टिव फ्लैंज एरिया क्या होता है हमारे पास, ये एरिया ऑफ फ्लैंज होता है प्लस एरिया ऑफ वेब। तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या होता है सर आपके पास, एरिया ऑफ फ्लैंज, एरिया ऑफ फ्लैंज को ए एफ प्लस एरिया ऑफ वेब करेंगे। क्लियर है, अब जो यहाँ पे एरिया ऑफ वेब रहेगा, और एरिया ऑफ वेब क्या रहेगा आपके पास, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, इन केस ऑफ टेंशन, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास एरिया ऑफ वेब बाई 6। तो यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, एरिया ऑफ फ्लैंज रहेगा प्लस हमारे पास एरिया ऑफ वेब बाई 6 रह जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा सर मेरे पास डी आंसर। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ फ्लैंज प्लस एरिया ऑफ वेब बाई 6 करेंगे हम। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलाउबल शेयर स्ट्रेस इन स्टीफन्ड वेब माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज विद। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशंस स्पेसिफाइड करवानी पड़ेगी। टू कंडीशंस आर स्पेसिफाइड, TWO, टू कंडीशंस स्पेसिफाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो आप हाइट के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, तो हाइट टू थिकनेस ऑफ द वेब, हाइट टू थिकनेस ऑफ द वेब बोल दो, या फिर डेप्थ टू थिकनेस ऑफ द वेब को क्या करना पड़ेगा सर, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, इंक्रीज, पहला। सेकंड देखते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में आपके पास हो सकता है कि सर स्पेसिंग बिटवीन स्टीफनर्स क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्टीफनर्स इंक्रीज के लिए मैंने साइन लगा दिया है आपके पास। क्लियर हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा सर, दो कंडीशन स्पेसिफाइड करनी पड़ेगी। पहली सर हाइट बाय थिकनेस ऑफ वेब या डेप्थ बाय थिकनेस ऑफ वेब को क्या करना पड़ेगा सर, इंक्रीज करना पड़ेगा, और दूसरा सर स्पेसिंग बिटवीन स्टीफनर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है आपके पास बी, हालांकि मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिस्कस भी करवा चुका हूं, तो आपके पास बी हो गया राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि इफ d is the depth of web, tw is the thickness of web of a plate girder such that d by tw less than equal to 400 epsilon web where जहाँ पे epsilon of web कितना दिया है 250 by fy। तो ये जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है ये किसका है सर, ये हमारे पास IS 800 2007 में आप जाओगे, जब IS 800 2007 में, ठीक है, आप क्लोज नंबर देख सकते हैं, क्लोज नंबर आपके पास रहेगा सर 8.6 1.11। तो वहां पे आपके जो फिफ्थ पॉइंट्स होगा उसको आप चेक कीजिएगा, बिल्कुल सेम यही दिया गया है। क्लियर है, ओनली एंड बेरिंग स्टिफनेस आर नीडेड, नो सर ऐसा नहीं है।
दूसरा बोला है एंड बेरिंग स्टिफनेस, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस एट ए पॉइंट 2D फ्रॉम कंप्रेशन फेज एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ नीडेड। बिल्कुल सर ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस आर नीडेड इन एडिशनल एंड एंड बेरिंग स्टिफनर। नो सर, ये भी नहीं हो सकता। और डी बोल रहा है एंड बेरिंग स्टिफनर्स, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स एट 0.2D फ्रॉम कंप्रेशन फेज आर नीडेड। देखिएगा उसने यहाँ तक कंप्रेशन फेज तक पूरी सेम लिखी है, बट उसने ये नहीं लिखा, लोकेशंस नहीं बताई उसकी एग्जैक्ट। तो आपको लोकेशंस भी बतानी है एट द न्यूट्रल एक्सिस आर नीडेड। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इसको भी हम अभी 9 मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपके पास कौन सा रहेगा सर, बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, एज पर IS 800/2007 व्हाट इज द परमिसिबल बेरिंग प्रेशर बिटवीन बेस प्लेट एंड सपोर्ट। आपको बेरिंग प्रेशर बताना है, तो बेरिंग प्रेशर कितना रहेगा सर, 0.60 FC के रहेगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि इन ए प्लेट गर्डर या प्लेट गर्डर ब्रिज द थिकनेस ऑफ वेब लेस देन, थिकनेस ऑफ वेब को क्या बोला गया आपके पास कि लेस देन है 2 times 200D। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि थिकनेस ऑफ वेब बाय डी, सॉरी नहीं, डेप्थ ऑफ द वेब टू थिकनेस ऑफ वेब क्या हो सर हमारे पास, लेस देन 200 हो या लेस देन इक्वल टू 200 हो, और दूसरा सर डेप्थ ऑफ वेब टू थिकनेस ऑफ वेब सर ग्रेटर देन 85 हो। तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं सर, आपके पास इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड। किसका यूज किया जाता है सर, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइडेड। क्लियर है, ये मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूं। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल एंड स्टिफनर बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, तो आपका आंसर हो जाएगा सर वर्टिकल स्टिफनर्स। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि बेरिंग स्टिफनेस इज प्रोवाइडेड एट, कि बेरिंग स्टिफनेस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने आपको मैचिंग टाइप में वेरियस टाइप के स्टिफनेस थे तो वहां पे बता दिया था कि बेरिंग स्टिफनेस में देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये आपके पास क्या है, आई सेक्शन है। आई सेक्शंस में आपके पास 2 फ्लैंज होते हैं और सर एक आपके पास वेब होता है। अब देखिएगा ऊपर से कौन सा लोड आ रहा होता है सर, आपके पास पॉइंट लोड आ रहा होता है, और नीचे से क्या लग रही होती है सर, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन के लिए मैं RX लिख देता हूं, पॉइंट लोड के लिए मैं P लिख देता हूं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ लोडिंग कुछ इस तरह से फेलियर देखने को मिलता है। तो इस तरह के फेलियर को हम क्या बोलते हैं सर, वेब क्रिपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम, वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग। अब देखिएगा वेब क्रिपलिंग को रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम बेरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो बेरिंग स्टिफनर, तो बेरिंग स्टिफनर्स एट ए सेक्शन कंसंट्रेटेड लोड द सपोर्ट डी, तो आप किसके साथ जाओगे सर, डी के साथ जाएंगे। ठीक है, हालांकि उन्होंने एप्लीकेशंस मेंशन कर दिया आपके पास। क्लियर है, और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका वेब क्रिपलिंग अकर्स होता है वो कहां पे अकर होता है, सपोर्ट रिएक्शंस के ऊपर और आपके पास पॉइंट लोड के नीचे। अब आपको इसके बचाने के लिए आप क्या करते हैं सर, आप इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो देखिएगा इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, इसको कुछ इस तरह से प्रोसीड कर दीजिएगा आगे, इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, स्टिफनर्स आपके प्रोवाइड किए जाएंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से इंटरमीडिएट स्टिफनर्स हो गए और कुछ आपके पास एंड स्टिफनर्स भी होंगे भाई। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि बीम्स विच डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉलम्स आर कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे सर, हम गर्डर बोलेंगे। या तो प्राइमरी बीम बोल सकते थे या फिर गर्डर बोलते हैं, गर्डर भी बोल सकते हैं सर, और इट आल्सो नोन एज, इट आल्सो नोन एज, और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी बीम भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपको प्राइमरी बीम बोल दिया जाए तो मतलब वो गर्डर्स की बात कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर इन प्लेट गर्डर। आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास एस मिनिमम होता है, एस मिनिमम, तो एस मिनिमम आपके पास किससे कम नहीं होना चाहिए सर, 0.33 डी से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड आपको रखना है एस मैक्स, एक्स मैक्स किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, 1.5 डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पहला क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हुआ। आज क्या पूछा उसने, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए आपका आंसर हो गया बी। अब आपको यहाँ पर बेरिंग स्टिफनेस की हाइट भी पूछी जा सकती है, तो हाइट कितनी रहती है बेरिंग स्टिफनेस की, बेरिंग स्टिफनेस जो रहती है सर आपके पास 0.7 टाइम्स डी रहती है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन है तीनों ही, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द गर्डर्स हैविंग 2 और मोर देन 2 वेब्स, के गर्डर है जिसमें 2 और 2 से ज्यादा है और उसमें 2 वेब्स कनेक्टेड है, तो उसको हम प्लेट गर्डर बोलेंगे या बॉक्स गर्डर, तो सर उसको बॉक्स गर्डर बोला जाता है। अब सवाल ये है सर कि इस बॉक्स गर्डर का यूज करते कहाँ हम, सर आपके हाईवे के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है सर, हाईवे, ठीक है, हाईवे में कहा किया जाता है सर, आपके फ्लाई ओवर में किया जाता है। बाकी और भी बहुत सारी जगह पे किया जा सकता है, बट जो मोस्टली जो देखा गया एज ए सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को आपका हाईवे के फ्लाई ओवर में देखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, फॉर ए वर्टिकल स्टिफनर्स वेब ऑफ प्लेट गर्डर लेसर क्लियर डायमेंशन, आपको क्या बताना है, लेसर क्लियर डायमेंशन बताना है पैनल की। तो देखिएगा जो आपके पास लेसर क्लियर डायमेंशन किसकी सर, पैनल की। और आपको या तो आज लेसर की बात कर रहा है, यहाँ पे हम ग्रेटर भी बता देते हैं, ग्रेटर क्लियर डायमेंशन ऑफ पैनल्स। तो लेसर की बात कर रहा है तो शुड नॉट बी मोर देन 180 टी, और अगर ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 270 टी, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे लेसर की पूछी तो लेसर का आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका 180 है। तो ये आपका दोनों कोडल प्रिजन है, लेसर वाला है और ग्रेटर वाला है। आगे अगर हम जब बात करेंगे आपके सेकंड पार्ट की, तो वहां पे शायद आपको दोनों के से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो रहा है, मैक्सिमम लेटरल डिफ्लेक्शन, कौन सी बात कर रहा हो, लेटरल डिफ्लेक्शंस की बात कर रहा है गैंट्री गर्डर। जो लेटरल डिफ्लेक्शन रहता है वो आपका L/400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि और 10 mm। क्लियर है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि द लोड बेरिंग स्टिफनर्स इन ए स्टील प्लेट, किसकी बात की जा रही है, लोड बेरिंग स्टिफनर्स की बात की जा रही है। तो देखिएगा अगर हमको क्या करना है, लोड को, कोई भी लोड आ रहा है उस लोड को ट्रांसफर करना है हमें, कहां करना है सर, बीम में, तो वहां पे सर हम कौन सा स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे सर, वहां पर हम बेरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। कौन सा सर, बेरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इस टाइप के स्टिफनर्स को हम क्या बोल सकते हैं, लोड बेरिंग स्टिफनर्स बोल सकते हैं, लोड बेरिंग स्टिफनर्स बोल सकते हैं डियर। क्लियर है। देखिएगा पहला कंसेप्ट समझिएगा आपका कि अगर आपको क्या करना है सर, लोड को ट्रांसफर करना है अपने बीम में, तो इन बिटवीन आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, बेरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो बेरिंग स्टिफनर्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, आपका लोड बेरिंग स्टिफनर्स बोलते हैं। और जो बेरिंग स्टिफनर्स की जो आपकी हाइट रहती है वो कितनी रहती है सर, 0.7 टाइम्स डी रहती है, जो हमने अभी आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा। और जब वहां पे लोड बेरिंग स्टिफनर्स है तो लोड बेरिंग स्टिफनर्स को हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, एज ए कॉलम की तरह डिजाइन करेंगे डियर, किसकी तरह, एज ए कॉलम्स की तरह उसको डिजाइन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से की पॉइंट लिखना हूं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, लोड का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे सर, आपका बेरिंग स्टिफनर्स का। और जब वहां पे लोड बेरिंग स्टिफनर्स है उनको जो डिजाइन किया जाएगा वो आपके पास कैसे किया जाएगा सर, एज ए कॉलम्स डिजाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो आपके पास सी क्या हो गया सर, मेरे पास राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, only when transverse stiffeners are provided in plate girder the web shall be considered as unstiffened if distance between the transverse stiffeners। एक बार फिर से पढ़िएगा कि only transverse stiffeners are provided in a plate girder the web shall be considered as unstiffened।
अनस्टीफन की बात कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसवर्स स्टीफनर्स क्या होना चाहिए सर, मोर देन 1/5 टाइम्स ऑफ द स्पैन होना चाहिए, नहीं सर फॉल्स है आपके पास ये स्टेटमेंट भी। सेकंड बोला है मोर देन 3 टाइम्स, ये सही है 3 टाइम्स बिटवीन द फ्लैंज, बट सेकंड क्राइटेरिया भी है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं अभी सही है बट उतना सही ट्रू नहीं है ये। सेकंड बोला है मोर देन 3 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंज बट लेस देन 5 टाइम्स, यस ये बिल्कुल ट्रू आ गया है, क्लियर है, यानी कि यहाँ पे उसने पॉसिबिलिटी दोनों ही बता दी है, मोर देन 5 टाइम्स नहीं सर ये फॉल्स हो गया, तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहा वो आपके पास सर सी रहा, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट अलाउंस ऑफ वर्टिकल लोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड क्रेन। देखिएगा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड क्रेन की बात की जा रही है और दूसरी मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन की बात की जाएगी, ये दोनों ही फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। जब इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड क्रेन की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में मेरा जो वर्टिकल लोड रहेगा वो कितना रहेगा सर आपके पास 25% ऑफ स्टैटिक लोड, P की जगह मैं क्या लिख देता हूं स्टैटिक्स, P है लोड और नीचे लोड। और जब हम बात करते हैं मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन्स की तो मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन में कितना रहता है सर ये 10% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड, क्लियर है, ये याद रखना है, तो यहाँ पे स्टैटिक्स व्हील लोड, आप यह स्टैटिक्स व्हील लोड पूरा लिख सकते हैं, व्हील लोड, और ये भी आपका स्टैटिक्स व्हील लोड, क्लियर है, पी हो गया आपके पास स्टैटिक्स व्हील लोड। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड क्रेन का लिए पूछा तो इसके लिए 25% मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड रहेगा, तो ये दोनों ही कोडल प्रोविजन है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके पास इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड क्रेन भी और दूसरा मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, द आउटस्टैंडिंग वेब स्टिफनेस इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस ऑफ फ्लैट टी शुड नॉट बी एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए सर, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास सर 250 TW, इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय रूट एफ वाई और 12T, इससे ज्यादा क्या नहीं करनी चाहिए आपके पास सर, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, द वेब प्लेट इज कॉल्ड अनस्टीफन, अनस्टीफन कब बोलेंगे, जब हमारे पास डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब क्या होगा लेस देन 85 होगा, क्लियर है, तो उस कंडीशंस में बोलेंगे, तो आपका आंसर क्या है सर 85, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, फॉर डिजाइनिंग ए प्लेट गर्डर इट इज एज्यूम शेयर इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म, शेयर की बात की जा रही है, और प्लेट गर्डर्स जब हम एज ए आई सेक्शन का एनालिसिस करते हैं तो आपके पास दो कंप्रेशन फ्लैंज आते हैं, सॉरी एक कंप्रेशन फ्लैंज होता है, एक टेंशन फ्लैंज होता है और एक वेब होता है, वेब आपका किसको रजिस्ट करता है सर शेयर को, तो यहाँ पे वेब से रिलेटेड बात की जा रही है तो वेब आंसर होगा, टॉप फ्लैंज बॉटम फ्लैंज गर्डर नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है कि लेटरल फोर्स ऑन क्रेन गर्डर्स में बी कॉज्ड ड्यू टू, किसके कारण होता है, थ्रस्ट ड्यू टू सडन स्टॉपिंग ऑफ द क्रैब, बिल्कुल कि जब आप क्रैब को क्या करोगे सडन स्टॉप करोगे तो वहां पे लेटरल फोर्स कॉज्ड करेगा, दूसरा क्रैब ड्रैगिंग वेट अक्रॉस द शॉप फ्लोर, बिल्कुल, तो अगर हम बात करते हैं दोनों सही है, स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहा है, स्टेटमेंट बी करेक्ट है, स्टेटमेंट बी तो ऑलरेडी करेक्ट है भाई, स्टेटमेंट ए अलोन इज करेक्ट, ए अलोन करेक्ट है, तो अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ मेंबर दिए गए हैं और उनके कुछ अलग से फंक्शन दिए गए। अगर हम बात करते हैं टाई, तो टाई क्या रहता है सर हमारे पास टेंशन मेंबर, तो यहाँ पे हमने टेंशन मेंबर पे क्लिक किया। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टीफनर्स, तो स्टीफनर्स क्या है हमारे पास एडिशनल मेंबर्स है जो कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके रिक्वायर्ड होते हैं प्लेट गर्डर्स में, तो देखिएगा स्टीफनर्स क्या है आपके एडिशनल मेंबर्स है प्रोवाइडेड इन द प्लेट गर्डर, तो देखिएगा अगर मैं यहीं से लिखना चाहूँ सर ए का 4 हो गया आपके पास और बी का सर 1 हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं सी और डी की। सी देखिएगा, सी आपके पास स्ट्रट है और स्ट्रट कैसा है सर हमारे पास कंप्रेशन मेंबर, तो सी का सर हमारे पास 2 हो गया है,
क्लियर है, बिल्कुल सही। डी देखते हैं, लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट क्या करता है, दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब ओवरलैप करके। तो इसका आंसर क्या हो गया सर, 3। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं आपके पास, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, 4 1 2 3। तो आपके पास 4 1 2 3, यानी कि आपको ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट सवाल की। लास्ट सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कि कौन सा सही मैच कर रहा है। बोल रहा है ट्रस में बेंडिंग, अरे भाई नहीं, ट्रस में बेंड थोड़ी होता है। ट्रस में क्या आती है सर हमारे पास, ट्रस में तो आपके पास शॉर्टनिंग आती है। ठीक है, तो ट्रस की जगह मैं अगर इसको बनाना चाहूं तो ट्रस की जगह क्या होना चाहिए, ट्रस कहाँ मैच करेगा सर, आपका शॉर्टनिंग के साथ। उसी तरह से अगर हम बीम की बात करते हैं तो बीम में क्या आता है सर, आपका फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग। तो देखिएगा बीम का होना चाहिए था सर बी। कॉलम्स में क्या आती है, बकलिंग। तो कॉलम बिल्कुल सही है, ये सही बोला उसने। शाफ्ट में क्या आती है सर आपकी, ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग रहता है ये। हालांकि आपने तो एक आमने सामने जो सही मैच हो रहा है वो बताना है। तो सही मैच हो रहा है सर कॉलम बकलिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो गया है। हालांकि मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि किस किस के लिए डिजाइन किया जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ट्रस है, ट्रस चेक करता है किसके लिए, ट्रस को चेक किया जाता है शॉर्टनिंग के लिए। बीम को चेक किया जाता है बेंडिंग के लिए। कॉलम को चेक किया जाता है कॉलम के लिए। शाफ्ट को चेक किया जाता है सर ट्विस्टिंग के लिए। तो इस तरह से जो हमारे पास गैंट्री गर्डर और प्लेट गर्डर से सवाल थे आपके सेशन 1 में 34 35 क्वेश्चंस, उनको हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, हालांकि ज्यादा नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस है, इसके 2 ही सेशंस होंगे आपके पास। उनको हम बात करेंगे आपके पास नेक्स्ट सेशन में। तो जब तक मैं आपका नेक्स्ट सेशन लेकर आता हूं, तब तक आप इसी तरह से डियर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।